तो आज की ये वीडियो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जाके उस वीडियो को देखो। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें समझा रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला भी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन को आपको नॉकडाउन करना है, नोट्स बनाना है और तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता, आप लोगों को जितना मैं बताता हूँ उसका आपको नोट्स बनाना है। और अगर एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, ध्यान से देखोगे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा हूँ वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, आप सभी को याद हो जाएगी। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारा के सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी के दिमाग में फीड होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न को हमको कैसे लिखना, देखो समझना ध्यान से एकदम। देखो इस प्रकार के प्रश्न को लिखने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, लेकिन समझना बहुत कुछ पड़ता है। देखो अगर आप लोग एक बार प्रश्न समझ जाते हो ना, फिर आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। देखो समझो क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। इसका आंसर हमें भाई देना है अपनी भाषा में, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अपनी भाषा में देने का मतलब है कि आपको अपनी भाषा में समझाना है, यानी कि जो बुक की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा हटके समझाना है आप सभी को, ठीक है। देखिएगा आपको यहाँ लिखना है कि संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी। यानी जो संयुक्त इटली थी ना, उसकी जो घोषणा हुई थी ना 1860 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखो लिखा हुआ इतावली राज्यों की, यानी इतावली राज्यों को सर्वसम्मति से पिंडमोट के साथ एकजुट किया गया। यानी कि जो आपके इतावली राज्य थे ना, उनको सर्वसम्मति से यानी कि समान व्यवहार से किसके साथ, पिंडमोट के साथ जोड़ दिया गया। किसके साथ जोड़ा गया स्टूडेंट्स, पिंडमोट के साथ जोड़ा गया। किसके साथ, पिंडमोट के साथ। किसको जोड़ दिया गया, इतावली राज्यों को सर्वसम्मति से यानी समान व्यवहार से जोड़ दिया गया। तब देखो क्या लिखा हुआ, तब रोम और सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। क्या बन गया भाई, रोम और सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। और क्या लिखा आखिरी में कि इस तरह, यानी इटली लिखा हुआ यहाँ पर, इस तरह इटली का एकीकरण जो है ना 1871 ईस्वी में हुआ। आप चाहो तो केवल और केवल लिख सकती हो कि इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझाओगे ना, तो मेरी पूरी गारंटी कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2-2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, लिखा हुआ है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। यानी कि जो गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिन्होंने स्वयं लिखी थी, जो थी पुस्तक हिंदी स्वराज, उसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था, ठीक है। आपसे प्रश्न केवल ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी यानी जो गांधी जी थे ना, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप लोग बता दोगे हिंदी स्वराज। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एकदम। देखो क्या लिखा हुआ है, गांधी जी ने यानी जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आपको कहानी की तरह समझना, रटना नहीं है भाई। ये प्रश्न अगर आप रटोगे तो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। याद रखना, इन प्रश्नों को समझना स्टोरी की तरह समझो, इसको दिमाग में एकदम स्टोरी चलनी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ गांधी जी ने ये पुस्तक थी, इसमें ये तर्क दिया था। ऐसी स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तब जाके आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर पाओगे। ये तो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तो आप लोग लिख सकते हो 5 से 6-7 लाइनों में, और 1 लाइन के भी आते हैं, 2 लाइन के भी आते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उन्हें रटोगे क्या, नहीं रटोगे। उन्हें आप क्या करोगे, उन्हें आप स्टोरी की तरह समझोगे, तब आप जाके वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे और तब आप लिख पाओगे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और ध्यान से देखोगे तभी समझोगे। तो क्या तर्क दिया उन्होंने यह तर्क दिया अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में, प्यार और अफसोस की एक ऐसी शक्ति है, यानी प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम और अत्यधिक प्रभावी है।
कहने का मतलब उनका ये था कि जो कि प्यार और अफसोस की शक्ति है, हथियारों की शक्ति असीम और अत्यधिक प्रभावी है। कैसी है भैया? असीम है और अत्यधिक प्रभावी है। तो आपको दो बातें तो याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी ज़्यादा भाई? कि प्यार और अफसोस की जो शक्ति है, हथियार की शक्ति है असीम और कैसी है? अधिक प्रभावी है। दो बात को याद रखना आप सभी को। याद रखोगे ना? आगे आप लोग लिखोगे हथियार एवं हिंसा। हथियार एवं हिंसा हमेशा हमारा नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। नुकसान नहीं, नुकसान करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिख के आ जाते हैं नुकसान, वो गलत होता है। आपको नुकसान लिख के आना। क्या? नुकसान होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि हथियार और हिंसा हमेशा आपका नुकसान करते हैं। वे कभी दया नहीं करते, यानी वे कभी भी दया नहीं करते। गांधी जी का यह सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि असहयोग आंदोलन को बिना रुकावट आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलाना चाहिए। ये किसका मानना था भैया? गांधी जी का। तो गांधी जी ने ये तर्क दिया था अपने हिंदी स्वराज में, किसके पक्ष में? किसके पक्ष में भाई? असहयोग आंदोलन के पक्ष में। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझा होगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग देखेंगे अब तीसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसको समझने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा। देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान, यानी जो 1815 ईस्वी के बाद के जो वर्ष थे ना, उनके दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान से समझना, एकदम क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 ईस्वी के बाद के जो वर्ष थे ना, उसमें क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान से समझना एकदम। देखो क्वेश्चन का आंसर है कि 1815 ईस्वी के बाद, यानी 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। ध्यान से समझना एकदम, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग ध्यान से समझना एकदम। कह रहा 1815 ईस्वी के बाद के जो वर्ष थे ना, उसमें क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था भैया। क्या था भैया? राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। क्या? राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में आएगा भाई? 2 नंबर में आएगा। आप कहेंगे केवल 2 लाइन का आंसर 2 नंबर में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये जो सन है ना, इसको याद करने में दिक्कत होगी। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब बहुत सारे आपके सामने सन होंगे ना, तो आपको दिक्कत में बहुत ज़्यादा होगी याद करने में। इस प्रकार के इसलिए प्रश्न मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जितना कम लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर एक चीज़ देखता है केवल और केवल, सन देखता है, और कुछ ऐसे की पॉइंट्स देखता है जिसके जरिए वो आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। आपको रामायण लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बैक टू बैक पॉइंट लिखो, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आंसर सारे के सारे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? चलो देखो तीसरा क्वेश्चन आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है स्टूडेंट्स कि 1832 ईस्वी में संधि का नाम बताइए, यानी कि 1832 ईस्वी में हुई संधि का नाम बताइए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 2023 के लिए तैयार कर लेना बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप सभी को, 2-2 नंबर वाले। देखो कह रहा है कि 1832 ईस्वी में हुई संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यही लिखना है, आपको केवल उस संधि का नाम बताना है जो 1832 ईस्वी में हुई थी। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो समझो 1832 ईस्वी में हुई संधि का नाम कुस्तुनतुनिया था। क्या था भैया? कुस्तुनतुनिया। अब केवल एक नाम आपको तैयार रखना है। क्या तैयार रखना भैया? कुस्तुनतुनिया की संधि। एक नाम तैयार रखोगे, यानी एक संधि का नाम केवल तैयार रखोगे, प्रश्न आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों में केवल और केवल एक चीज लिखकर प्रश्न को बना देते हो अच्छे से, तो आपको 2 नंबर और अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देगा कि 1832 ईस्वी में हुई संधि का नाम कुस्तुनतुनिया था जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। देखो मैंने पूरा वहीं से लिखा, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चेंज किया इसमें, मैंने लिखा कि 1832 ईस्वी में हुई संधि का नाम कुस्तुनतुनिया था। आपको भी ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखोगे ना एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा आपको। समझ में आया? चलो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसको स्टोरी की तरह समझोगे, तो मेरी 100% गारंटी आपके दिमाग में पूरा का पूरा फीड हो जाएगा। समझ में आप सभी को? देखो क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इतिहास को, भूगोल को, इसको आप लोग स्टोरी की तरह समझोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको याद करने में।
समझ में आया। अब देखो ये जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि पुनः समझौता क्या था। अब देखो ये जो पुनः समझौता ना अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, आपको याद रखना है। ऐसे जब भी आप प्रश्न तैयार करना थोड़ा सा फ्लो याद कर लेना। इस क्वेश्चन का फ्लो ये है कि इसमें भैया महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है, और ये समझौता होता है दलित लोगों को लेकर कि दलित लोगों के लिए अलग राज्य यानी अलग क्षेत्र बनाए जाएं। लेकिन ये जो होता समझौता ठीक नहीं बैठता, दोनों के बीच मतभेद हो जाती है। फिर एक समझौता होता है जो हमारा होता है पुनः समझौता, जो कि 1931 ईस्वी में होता है। तो देखो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब आपको लिखना कैसे इसे, इसको समझो थोड़ा। तो आपको लिखना है कि दलितों के रहने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। किससे? महात्मा गांधी से। किससे? कि भैया महात्मा गांधी से। तथा इसी को लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद हुए। इसी को लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद हुए, और इस मतभेद को दूर करने के लिए भैया, इस मतभेद को दूर करने के लिए 1931 ईस्वी में एक समझौता हुआ। उस समझौता का नाम था पुनः समझौता, जिसे कहा गया पुनः समझौता कहा गया। बाद में भैया अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर, यानी महात्मा गांधी के विचारों को सुनकर या मानकर अपनी बाद में सहमति दी। देखो बहुत आसान प्रश्न था, अगर आप इसको स्टोरी की तरह याद करोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कोई भी आपको दिक्कत होगी इसे याद करने में। देखो बहुत आसान प्रश्न है, इसको स्टोरी की तरह याद करना। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को एक बार फिर से आगे करना, गारंटी दे रहा हूँ पूरा आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि भूमंडलीकृत विश्व से लिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने हो सकेंगे उतनी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सारे के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कॉर्न लॉ से आप क्या आशय है, यानी कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हो। आखिर कॉर्न लॉ है क्या? तो भाई समझ लो, कॉर्न लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में इसे हम लोग मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मक्का। समझ में आया? मक्का कहते हैं। अगर आपसे कॉर्न के बारे में पूछा जाए कि भाई कॉर्न क्या होता है, तो आप लोग बता दोगे मक्का। मक्का कहते हैं हम लोग कॉर्न को कहते हैं हम लोग मक्का, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो समझो क्या कहा गया, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न यानी मक्का के आयात यानी कि मक्का की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस कानून व्यवस्था को ही भैया सामान्यतः इस कानून व्यवस्था को ही कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। साधारण क्वेश्चन है, अगर आप लोग एक बार समझ गए ना तो समझिएगा आपको पूरा आंसर समझ में आ गया। ध्यान से समझना एकदम फिर से। जमींदारों के दबाव के कारण जो सरकार थी ना, उसने कॉर्न यानी मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, और इस प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था को क्या कहा गया भैया? कॉर्न लॉ। क्या कहा गया? कॉर्न लॉ। तो याद हो गया होगा प्रश्न, मुझे पूरी गारंटी आप सभी को याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी ध्यान से समझना एकदम। देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 नहीं ये 7 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान से समझना एकदम। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि विश्व युद्ध के बाद, मैंने आपसे बताया ना कि जो विश्व युद्ध वाले प्रश्न होते हैं ना एग्जाम में, एक ना एक जरूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2023 के लिए। तैयार कर लेना इसे, मैं बार बार नहीं कहूंगा आपसे। विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किससे हुआ, यानी कि विश्व युद्ध के बाद, यानी कि भैया जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इस प्रश्न को तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। देखो समझो, विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां, यानी विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। किसका उदय हुआ याद रखना, अमेरिका और सोवियत। ये दोनों ही बहुत ही ऐसे धनी शहर हुआ करते थे उस समय, धनी शहर नहीं कह सकता मैं, धनी देश हुआ करते थे, जिसके चलते भैया ये दोनों अलग अलग तरीकों से बट गए। इस प्रकार से समझ सकते हो, इस प्रकार से आपका जो विश्व का पुनर्निर्माण हुआ था। समझना एक बार फिर से, विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां आई, अमेरिका और सोवियत। ये दोनों संघ आए, जिसके चलते संपूर्ण विश्व इन दोनों ही शक्तियों के खेमों में बट गया, यानी पूरा विश्व इन दोनों ही शक्तियों के खेमों में बट गया बाद में, जिसके चलते पुनर्निर्माण का कार्य संभव हुआ। देखो इस प्रश्न को आप खुद से बना के लिख सकते हो, लेकिन एक बार समझना जरूर है आपको, ऐसे नहीं कुछ भी बनाकर लिखा है। एक बार प्रश्न को समझ लिया, एक बार प्रश्न के आंसर को समझ लिया, इसके बाद आप लोग इस प्रश्न को खुद से आंसर बना सकते हो। मैंने आपसे कहा कि विश्व युद्ध के बाद दो बड़ी शक्तियां आई, अमेरिका और सोवियत। आपको याद रखना कि दो बड़ी शक्तियां कौन कौन सी आई भाई, अमेरिका आई हमारी, और भैया हमारी सोवियत आई।
ठीक है, कौन सी, सोवियत आई। आपको इस प्रकार से तैयार करना, ठीक है। और इन दोनों ही शक्तियों के चलते विश्व इन दो भागों में बट गया, जिसके चलते भैया पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो पूरा हुआ। तो इस प्रकार से आप खुद से भी क्वेश्चन यार तैयार कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं मैं जो लिख कर ला रहा हूँ वही तैयार करना आपको। देखो अगर आपको एक बार प्रश्न समझ में आ गया ना तो आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। चलो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। अनुबंधित भारतीय मजदूरों का नाम बताइए। यानी जो अनुबंधित भारतीय मजदूर थे ना उनका नाम बताना है। और इसमें एक और बात दी गई है, जो अनुबंधित भारतीय मजदूर थे ना वो क्या थे, खिलाड़ी भी थे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। देखो अनुबंधित भारतीय मजदूर जो थे वो खिलाड़ी भी थे। कौन कौन से थे भैया, तो देखो पहले आपके थे शिव नारायण चंद्रपाल। कौन थे भाई, शिव नारायण चंद्रपाल। और दूसरे थे आपके राम नरेश त्रिपाठी। तो याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुबंधित भारतीय मजदूर का नाम बताइए जो कि खिलाड़ी भी थे। समझ में, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, पढ़ो इसको जरा एक बार फिर से। देखो समझो, कह रहा है क्वेश्चन कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हो। यानी रेशम मार्ग क्या था, ये किस प्रकार का मार्ग था। देखो ध्यान से समझना इस प्रश्न को। देखो रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को आपस में जोड़ने के साथ साथ यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका से जुड़ता था। ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, हो सकता हो आप सभी को ना समझ में आया हो। देखो रेशम मार्ग एक ऐसा व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क वाला मार्ग था, यानी व्यापारिक और सांस्कृतिक वाला मार्ग था जो भैया एशिया के बड़े बड़े भागों को आपस में जोड़ता था। यानी कि मान लेते हैं ये आपका कोई एशिया है, एशिया में कई सारे देश हैं, तो एशिया में जितने भी देश है ना ये आपस में उन सभी को जोड़ता था। कौन जोड़ता था, रेशम मार्ग। साथ ही साथ भैया ये जो था ना रेशम मार्ग, ये उत्तरी अमेरिका और आपके यूरोप में जाके जुड़ता था। यानी कहीं पर आपका उत्तरी अमेरिका ये है और आपका यूरोप यहाँ, तो ये उससे जाकर जुड़ता था। तो ये समझना, ये प्रश्नों को आपको स्टोरी की तरह से याद तैयार करना है। अगर आप इन प्रश्नों को स्टोरी की तरह तैयार करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको तैयार करने में कोई भी दिक्कत या तकलीफ होगी। तो हो सकता हो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हो, एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं एक नई वीडियो के लिए आप सभी के लिए तैयार हो जाता हूँ बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुँचा देंगे। मुझे आपसे केवल एक चीज़ चाहिए, आप लोग लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर नया हो चैनल पर सब्सक्राइब करो। केवल इतनी चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।